दो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग पीछे क्लास में जो होता है हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कुछ सारा पॉइंट पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो कि 3 टाइप्स का होता है, एक फ्रिक्शन, सेकेंड इंडक्शन एंड थर्ड इधर कंडक्शन। यहाँ तक हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो इसके पहले उसके बाद में आज हम लोग इसे देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो फर्स्ट जो होता है, यदि कोई भी दो चार्ज लेते हैं Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। इस प्रकार से हम लोग जो होता है यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट k लेते हैं, जहाँ पे k का वैल्यू जो होता है इस केस में 1 या सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू जो होता है पूरे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इस प्रकार से हम लोग होता है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें जब कोई भी दो चार्ज Q1 एंड Q2 यदि डिस्टेंस R से सेपरेटेड होता है, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रकार से फाइनली हम लोग F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हम लोग का यह एक मैथमेटिकली क्या था हम लोग का फॉर्मूला जिससे आया। अब हम लोग जो होता है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग 2 तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट it is defined as the ratio of permittivity of medium and permittivity of the vacuum। लेकिन फोर्स के टर्म में इसको डिफाइन करना रहता है, तो it is the ratio force in vacuum to the medium होता है। जनरली रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1 से ज़्यादा होता है। इसीलिए कि यहाँ पे जब कोई भी दो चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है और उसको वैक्यूम के अलावा किसी भी अदर मीडियम में रखते हैं, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ मीडियम में जो होता है वैक्यूम की तुलना में जो होता है कंपेयर में उसका वैल्यू जो होता है डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जनरली एयर या वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अप्रॉक्स 1 होता है, लेकिन वाटर में जो होता है इसका वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 80 होता है। इसी पर हम लोग एक रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई भी दो चार्ज है, यदि पहले वैक्यूम में रखा हुआ है जबकि इसका फोर्स F0 लेते हैं, यदि इसी दोनों चार्ज को हम लोग वाटर में रखते हैं तो अब फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, तो कितना टाइम से। तो जैसा कि हम लोग K इक्वल टू जानते हैं फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, तो यहाँ पे मीडियम की जगह वाटर यहाँ पे कंसीडर किए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वाटर का वैल्यू अप्रॉक्स 80 होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो Fw का वैल्यू जो होता है इस केस में कितना आ जाएगा F0/80। इसका मतलब फोर्स इन वाटर डिक्रीज कर रहा है कहाँ पे कितना टाइम से 1/80 टाइम से। तो इस प्रकार से हम लोग ने आज का क्लास में फर्स्ट जो होता है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा, फिर सेकेंड में व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कंसीडर सबसे पहले 2 लाइक चार्ज Q1 एंड Q2 और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हम लोग कंसीडर किया स्मॉल r। तो सबसे पहले बात है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, इस पे से वैसा कोई क्वेश्चन मैथमेटिकली आता नहीं है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन जो एग्जाम में केमिकल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, यदि दो सिमिलर चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है और यदि सिमिलर चार्ज है, तो यहाँ पे आप दिखाएं कि न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे इस केस में यदि सिमिलर चार्ज है तो यहाँ भी ओबे करता है। तो इसके लिए हम लोग जो होता है जैसा कि आप जानते होंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे दो बॉडी है,
ए और क्या होता है बी। यदि ए बॉडी बी पे फोर्स लगाता है तो हम लोग इसको लिखते हैं एफ बी ए। यदि बी बॉडी जो होता है ए पे जो फोर्स लगाता है यहाँ पे एफ ए बी। इस प्रकार से जैसे ये दोनों को जैसे लिखना रहता है, यहाँ पे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक इक्वल को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है निगेटिव साइन का रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को इस पे जैसे क्वेश्चन या इस पे हम लोग को एक्सप्लेन या इस तरह का क्वेश्चन जैसे आता है, यदि सिमिलर चार्ज है यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे ओबे होगा, तो दैट इज यहाँ पे मैथमेटिकली जो होता है हम लोग को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो यदि फोर्स Q1 एंड Q2 है तो यदि इस पे फोर्स लगाता है, यहाँ पे बोलते हैं फोर्स लग रहा है सेकेंड पे किस चार्ज के कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण। उसी तरह से यदि यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे F12 तो फोर्स लग रहा है Q1 चार्ज पे ड्यू टू किसके कारण, Q2 के कारण। और यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं या 11th क्लास में है यूनिट फैक्टर जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कंसीडर की एक R12 जो होता है यह यूनिट फैक्टर है फ्रॉम चार्ज Q1 से Q2। फिर उसी तरह से यहाँ पे R21 है या चार्ज यूनिट फैक्टर है फ्रॉम चार्ज Q2 से Q1। तो अब हम लोग को यह मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि देखते हैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो भी दोनों फोर्स लगता है वह दोनों का वैल्यू जो होता है सेम होता है। इस प्रकार से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय क्या था R²। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले F21 जैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे अभी तक कूलम्स लॉ के मुताबिक जो होता है Q1 Q2 अपॉन R² इसे लिखते हैं। ये F1 क्या होता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में से जा रहा है, यहाँ पे यूनिट फैक्टर का डायरेक्शन क्या लिए है R12 जो होता है, जिसको हम लोग क्या होता है इस तरह से लिखते हैं। फिर F12 जैसे लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा 1/4 Q1 Q2 अपॉन क्या आता है R²। तो इस केस में F12 किधर जा रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हम लोग यूनिट फैक्टर को जैसे कंसीडर किए R21 जो होता है। यदि आप यह इक्वेशन यदि फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, यदि आप यह दोनों को जैसे देखेंगे यहाँ पे R21 इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे लेकिन नेगेटिव में। इस प्रकार से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं F21 इक्वल टू क्या आता है F12 जो होता है। इस प्रकार से हम लोग जो होता है यह न्यूटन का थर्ड लॉ के सिमिलर जो चार्ज है यह क्या आता है हम लोग कूलम्स लॉ भी क्या आता है यह ओबे करता है। यह इस टॉपिक का जैसे इतना टर्म जिससे आया था। तो अब हम लोग जस्ट लास्ट में एक दो टॉपिक जिसे देखते हैं। इस केस में से पहला क्या था 1 कूलम क्या होता है। तो 1 कूलम जैसे क्या होता है इस केस में जैसा कि हम लोग यहाँ पे कूलम्स लॉ के मुताबिक जो होता है यह फार्मूला जैसे हम लोग देखें, यदि 1/4 का वैल्यू फिर हम लोग कितना जैसे देखे हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R²। तो 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम क्या होता है जनरली बोर्ड अगर एग्जाम में क्या आता है डिफाइन करने के लिए। तो यदि Q1 और Q2 चार्ज का वैल्यू 1 कूलम लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखते हैं 1 मीटर रखते हैं, तो देखिए F का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ इसी तरह से हम लोग जो होता है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यदि कोई चार्ज है और जिसका वैल्यू 1 कूलम रखते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखते हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा 9 × 10⁹ यह क्या था 1 कूलम का इसे हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आता है इस केस में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है। तो पहला जैसे यह क्या होता है यह कंजर्वेटिव फोर्स होता है यह इस केस में। फिर यह क्या होता है यह म्यूचुअल फोर्स होता है। फिर इसी में जैसे आता है यहाँ पे यह क्या होता है सेंट्रल फोर्स होता है। यह इसका इतना टर्म आ गया। फिर इसी में लास्ट में एक दो पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है यह एप्लीकेबल होता है फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। और यदि दो सिमिलर चार्ज का वैल्यू 10⁻⁻14 मीटर से कम लेते हैं तो वहाँ पे न्यूटन यहाँ इस केस में कूलम्स का लॉ ओबे नहीं होता है। लास्ट में जो होता है इस टॉपिक में आता है डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास। तो क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास जो होता है यहाँ पे एक दो पॉइंट से डिस्कस करते हैं। तो चार्ज का वैल्यू जो होता है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास का वैल्यू हमेशा जो होता है यह पॉजिटिव होता है। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस में भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस ऑलवेज क्या होता है अट्रैक्टिव होता है। चार्ज होता है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास होता है वेलोसिटी पे क्या होता है डिपेंड करता है।
चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, और मास होता है कंजर्व नहीं होता है। इसी में जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह बुक से पढ़ेंगे, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ होगा फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेज, लेकिन यहाँ पे इस केस में जो होता है मल्टीपल चार्जेज जो होता है, लेकिन यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे कंसीडर किए हैं एक टेस्ट चार्ज होता है Q1, लेकिन इसके पहले जो होता है यहाँ पे Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस से लिए, Q3 भी हो सकता है। इस फिगर में क्या कंसीडर किए, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। अब नाउ दैट Q0 या टेस्ट चार्ज होता है इज प्लेस्ड एट पॉइंट जो होता है A। तो जैसा कि आप पहले Q1 और Q2 चार्ज है या सोर्स चार्ज या इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं, जब इस पे जैसे Q0 पे से देखते हैं तो क्या देखते हैं Q1 का इस पे जो भी फोर्स लगता है इसको हम लोग F0 लिखते हैं। Q2 के कारण इस पे जैसे दिखाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे F02 लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स किस पे आप लगा रहे हैं, Q0 चार्ज पे F0। यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोला जाता है, जो फोर्स F0 पे लग रहा है F01 F02, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मुताबिक होता है वह सारे फोर्स को ऐड तो करना है, लेकिन किस फॉर्म में करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है। इस प्रकार से हम लोग जैसे क्या देखिए आज तो हम लोग 1-2 क्लास में इस इलेक्ट्रिक चार्ज और इस प्रॉपर्टी में जो होता है, यहाँ पे एक जो होता है इस केस में यहाँ पे थ्योरेटिकली टर्म जैसे देखे, लेकिन अब हम लोग जो होता है इस केस में जो होता है नेक्स्ट क्लास में जैसे क्या आता है कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट जैसे देखेंगे और रीजनिंग क्वेश्चन जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे देखेंगे किस तरह से जो बोर्ड में आता है या मेडिकल या जेई में आता है। तो पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन का कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर जो होता है इस केस में जो होता है यहाँ पे जो जेई और मेडिकल का जो भी क्वेश्चन आता है उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे इसका डिस्कस करेंगे।